सी आज हम स्टार्ट करेंगे सेल्स प्रोसेस से। ठीक है। तो अभी हम सिस्टम एक्सेस नहीं लिए हैं। जब सिस्टम एक्सेस करेंगे तो असाइनमेंट, जितना भी इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का जो हमने डिफिनेशन पढ़ा उसका असाइनमेंट पढ़ेंगे, बट वो सिस्टम के साथ ही होगा। ठीक है। अभी जो हम स्टार्ट करते हैं सेल्स प्रोसेस, तो एक्चुअली एसडी मतलब होता है प्योरली सेल्स। ठीक है। तो सेल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरह का बिजनेस प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्डर हो सकता है। जैसे एक है कि हम सिंपल गए और दुकान से खरीद के ले आए, ये भी एक तरह का सेल्स है। एक, अगर आप बहुत अच्छे बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी आप ले रहे हो, तो क्या होता है कि पहले वो मशीन कंपनी भेज देती है, आप डेमो लो, सेटिस्फेक्शन हो जाओ। अगर ये मशीन आपके जो अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, तब उसको आप बिल करोगे। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप का सेल्स है। तो इन सारे सेल्स को कैसे हम हैंडल करेंगे, ठीक है, इसके लिए सब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स टाइप है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो सेल्स प्रोसेस में जो सबसे पहला आता है वो है इंक्वायरी। जैसे सपोज अगर हम किसी को फोन करके और कुछ पूछते हैं कि आपके यहाँ ये सामान मिल जाएगा क्या मुझे। सपोज अगर मुझे आ, एक मैंने होटल खोला है, उसमें मुझे 100 टीवी चाहिए। ठीक है। तो हम 100 टीवी, ऐसा तो नहीं किसी एक दुकान में जाए, छोटा दुकान में और ले लिए। उसके लिए क्या होगा, हम कंपनी में ऑर्डर प्लेस करते हैं। प्लेस कैसे करेंगे, हमसे पहले इंक्वायरी करेंगे कि मुझे इतने तारीख को 100 टीवी चाहिए, आपके पास क्या प्राइस लगेगा, या आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। तो ये जो हम फोन करके और इंक्वायरी करते हैं, तो उसी को इंक्वायरी बोलते हैं। ठीक है। जैसे ही हम कंपनी में फोन किए तो कंपनी क्या करेगी, उसको एक इंक्वायरी क्रिएट कर देगी, सो दैट कि अगर आप फ्यूचर में नहीं भी फोन करो तो कंपनी के पास रेफरेंस रहेगा कि आपने मुझे फोन किया था। आप देखो, अगर कहीं आपने फोन किया कि मुझे ये लेना है, तो उधर से कॉल बैक आता है, सर आपको लेना था, आपने लिया नहीं, आपने बताया नहीं, आप क्या क्या कर रहे हो, बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कॉल आता है। करेक्ट। कंपनी को कैसे पता रहेगा कि किसने मुझे कितना कॉल किया था, क्योंकि कंपनी के पास तो हजारों हजार कॉल आता होगा इस तरह से। करेक्ट है। तो उसको रिकॉर्ड के लिए वो क्या करेगा, कंपनी क्या करेगा, एक इंक्वायरी क्रिएट कर लेगा। इंक्वायरी में क्या होगा, सिर्फ कस्टमर का नाम होगा और मटेरियल होगा, और कस्टमर का कॉन्टेक्ट डिटेल होगा कि किस कस्टमर ने किस मटेरियल के लिए कितना क्वांटिटी के लिए फोन किया था। करेक्ट। अगर इंक्वायरी से सपोज उसको पसंद आता है कि ओके वी कैन गो अहेड विद दिस इंक्वायरी, मतलब इतने प्राइस में और जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे कि कंपनी को क्या बोलेंगे कि आप कोटेशन भेजो। कोटेशन क्या होता है, कोटेशन है एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट। मतलब कोटेशन में अगर उसने लिख दिया कि हम 100 पीस देंगे इतने तारीख को इतना प्राइस पे, तो वो उसे हट नहीं सकता है, उसको देना पड़ेगा उतना। या हो सकता है कि आप ये नहीं कर सकते हो कि और हमको कम कर दो, क्योंकि कोटेशन जो हो गया है वो एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि आपको ये लेना है। अब हो सकता है कि ना लो, अलग चीज है, लेकिन प्राइस के लिए वो लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से। जब वो कोटेशन कंपनी जो है, कोटेशन अगर मेरे को भेज दिया, तो क्या करेंगे, कंपनी कोटेशन अगर ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ अगर कोटेशन, तो कंपनी क्या क्रिएट करेगी, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेगी। सेल्स, यहाँ पे जो ये सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, ये एक्चुअल सेल्स हो रहा है। जब दैट मीन्स जब भी वो सामान भेजना स्टार्ट करेगा, जब वो सामान मुझे देगा, तो वो क्या क्या क्रिएट करेगा, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेगा। इंक्वायरी और कोटेशन में कोई भी सामान डिलीवर नहीं हो रहा था। इंक्वायरी वो किया, इंक्वायरी सिर्फ एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, हम इसके थ्रू ना तो कुछ इसको कोई भी सामान डिलीवर नहीं कर सकते हैं। सेम कोटेशन, कोटेशन भी इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये प्री सेल्स डॉक्यूमेंट है। ये दोनों को प्री सेल्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं, इंक्वायरी एंड कोटेशन को। तो प्री सेल्स डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हम कोई भी सामान डिलीवर नहीं करेंगे। हम सामान डिलीवर कहाँ से करते हैं, सेल्स ऑर्डर से क्रिएट करते हैं। जब भी हम सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, मतलब उसके अगेंस्ट हम सामान को डिलीवर कर सकते हैं।
जब हमने सेल्स ऑर्डर बनाया तो फिर क्या बनाएंगे, डिलीवरी बनाएंगे। जब हम डिलीवरी बना दिए, डिलीवर हो गया, तो क्या बनाएंगे, बिलिंग, बिल जनरेट करेंगे, है ना। अच्छा, अगर सपोज ये सेल्स ऑर्डर में एक इधर से एक प्रोसेस आता है, सपोज हमने बिलिंग जनरेट किया, सब कुछ कर दिया, अब क्या हो रहा है कि कस्टमर बोल रहा है कि ये सामान आपका अच्छा नहीं है, मुझे लौटाना है सामान। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगेन एक सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, लेकिन इस सेल्स ऑर्डर का टाइप क्या रहेगा, रिटर्न रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक और सिनेरियो क्या रहता है कि मैंने क्या बोला कि मैंने एक होटल खोला है जिसमें 100 टीवी चाहिए। ठीक है। अब 100 टीवी मतलब 100 रूम, तो ऐसा तो है नहीं कि हम हर एक ही दिन में 100 रूम में टीवी लगा देंगे। मेरे क्या होगा, फ्लोर वाइज, फ्लोर वाइज जैसे ही मेरा कंप्लीट होता जाएगा, मैं टीवी इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला कंपनी को कि आप हर महीने 20 टीवी मुझे देते जाओ, या 10 टीवी हर मंथ देते जाओ। तो कंपनी क्या करेगा, एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बना लेगा। मतलब ये एग्रीमेंट बना लेगा कि हर महीने आपको 10 टीवी चाहिए, तो ये 10 टीवी हर महीने आपको देते जाएगा। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या बनाएगा, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। सपोज अगर किसी का रिटर्न होता है, अगर किसी को रिटर्न होता है, अब वो क्या कर रहा है कि मुझे इसके बदले पैसा नहीं चाहिए, मेरा सामान लौटा दो, सॉरी, पैसा लौटा दो। जब अगर ये पैसा लौटाने की बात आएगी, तो कंपनी क्या क्रिएट करती है, क्रेडिट मेमो और डेबिट मेमो। क्रेडिट मेमो और डेबिट मेमो कब क्रिएट करते हैं, ऐसे कंपनी बिल कब कर सकती है, किसी भी कस्टमर को कंपनी ऐसे ही बिल नहीं कर देगी। उसको बिल करने के लिए बताना होगा कि उसने क्या सेल किया है, कौन सा मटेरियल बेचा है या कौन सा मटेरियल लिया है, तभी तो वो कंपनी बिल करेगा। तो अगर सपोज किसी मटेरियल के अगेंस्ट बिल करना है, तो नॉर्मल बिलिंग डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा, लेकिन विदाउट एनी स्टॉक मूवमेंट, स्टॉक मूवमेंट के बिना अगर किसी को पैसा लेना है या देना है, तो हम क्रेडिट मेमो और डेबिट मेमो जनरेट करेंगे। डेबिट मेमो मतलब हम कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, ये फाइनेंशियल टर्म है, क्रेडिट एंड डेमोट। क्रेडिट, ऑलवेज फाइनेंस का एक रूल है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जो भी टर्म यूज करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट अगर हम बोल रहे हैं कि क्या मतलब, हम कस्टमर को डेबिट कर रहे हैं, कस्टमर को पैसे ले रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है। क्रेडिट मतलब हम कस्टमर को क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब उसको पैसे लौटा रहे हैं। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि हमने 1 साल का, 1 महीने या 6 महीने का कुछ किसी चीज का एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिए कि मुझे पूरे साल के अंदर इतना मटेरियल आपसे चाहिए। तो क्या होगा, सपोज अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि 10 लाख हमको, एक इस साल हमको 10 लाख टीवी चाहिए, तो या सॉरी, 10 लाख थोड़ा ज्यादा हो गया, सपोज 5,000 टीवी चाहिए हमको इस ईयर में। तो अगर हम 5 टीवी खरीदने जा रहे हैं और कोई 5,000 टीवी खरीदने जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि दोनों का प्राइस सेम रहेगा। अफकोर्स जो 5,000 लेगा उसका प्राइस थोड़ा कम रहेगा। अब उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम साल में 5,000 टीवी लेना है, क्या प्राइस लगाओगे। अफकोर्स कंपनी उसको बेस्ट प्राइस देगी, सबसे कम मार्जिन पे। लेकिन वो क्या करता है, साल में सिर्फ 1,000 खरीदता है और बोलता है अब मुझे नहीं चाहिए। तो ये तो चीटिंग हो गया ना एक तरह का। इसलिए क्या करती है कंपनियां, कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देती है। मतलब आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप अगर उतना नहीं लेते हो, तो कंपनी उस पर फाइन लगा सकती है, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करना है। ठीक है। या सपोज कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हाई सेलेबल है, मतलब मटेरियल मैन्युफैक्चर कम होता है और डिमांड उसका ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, तो कंपनी ये नहीं कह सकती है कि सॉरी मैं आपको नहीं दे सकता, मेरा बिक गया सामान या मेरे पास नहीं है। उसमें दोनों तरफ से म्यूचुअल होती है। ये भी इस केस में क्या है, कस्टमर को इंश्योर करना, कंपनी इंटाइटल हो जाता है कि उतना क्वांटिटी जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उतना क्वांटिटी आपको देना ही देना है। तो ये है कुछ सेल्स प्रोसेस जो नॉर्मली एसएपी यूज करती है।
एसएपी क्या, किसी भी बिजनेस में ये सेल्स प्रोसेस यूज होते हैं। इंक्वायरी, कोटेशन, इन सब का डिफिनेशन एक्चुअली सी, मैं यहाँ पे हिंदी में बोल रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जो आप लोगों को याद करना है, इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी डिफिनेशन दिया हुआ है, तो डिफिनेशन के हिसाब से ही देना है। वन मोर थिंग, सी, मतलब मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ और आपको याद करना है इंग्लिश में, तो इज इट गुड कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊँ और धीरे धीरे आपको हिंदी हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कराऊँ, कैसे आप लोग प्रेफर करोगे? यू कैन मेरे वोट लिए योर तो सेल्फ। जैसे ही ठीक है, जैसे भी आप पढ़ा रहे हैं। है जैसे भी पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए तो वैसे ही ठीक है। समझ में भी आ जा रहा है, फिर याद करने का डेफिनेशन में से हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, बाकी ठीक है। अ, और कौन कौन, कोई अपना राय, विनीता? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ। ठीक है, ठीक, ओके। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। तो ये यहाँ पे फ्लो दिया हुआ है। अच्छा, एसएपी में अगर हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो हम क्या क्रिएट करते हैं, हम टी कोड से यूज करते हैं। टी कोड इज, इसका फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन कोड। एसएपी जब भी यूज करती है, ट्रांजैक्शन कोड यूज करती है। ट्रांजैक्शन कोड, इंक्वायरी क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड क्या है, VA11, VA11, VA21 से क्या क्रिएट होगा, कोटेशन। ME21N से क्या होगा, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर हम अभी सेल्स प्रोसेस में नहीं पढ़ा है। परचेज ऑर्डर भी एक बीच में आता है। परचेज ऑर्डर क्या होता है, कस्टमर प्लेस करेगा कंपनी को, कस्टमर बोलेगा कि हमको इतने सामान खरीदने हैं, जिसे ही उसने कोटेशन भेज दिया। कंपनी ने देखो, कस्टमर ने फोन किया कंपनी को, तो कंपनी ने क्या किया, इंक्वायरी बनाया। फिर कंपनी क्या करे, यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपनी भेज रहा है कोटेशन कस्टमर को, कि कस्टमर को दिखा रहा है कि देखो, जो हमारी बात हुई वो इतना क्वांटिटी के लिए बात हुई है, इतना प्राइस के लिए बात हुई है, तो कोटेशन उसको भेज दिया। कंपनी कस्टमर को कोटेशन भेजा। अब अगर कस्टमर को कोटेशन पसंद आया या एक्सेप्ट हुआ, तो वो एक्सेप्ट करके परचेज ऑर्डर जनरेट करेगा। कस्टमर परचेज ऑर्डर जनरेट करेगा, किसको जनरेट करेगा, कंपनी को। वो परचेज ऑर्डर क्या हो गया, अगेन अ लीगल डॉक्यूमेंट। वो इसलिए परचेज ऑर्डर जनरेट करेगा, बाद में अगर वो बोलेगा कि हमने तो सामान मंगाया ही नहीं था, सपोज आपने कोटेशन, बोलेगा कि हमने तो कोटेशन दिया था, कस्टमर बोले लेकिन आपका कोटेशन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे कोटेशन पसंद नहीं, इसलिए मुझे नहीं लेना था। तो अगर इसने 100 टीवी बना दिया इसके लिए स्पेशली, तो उसका सामान बच जाएगा ना, उस सामान क्या करेगा, तो उसके लिए क्या करती है कंपनियां, परचेज ऑर्डर मंगा लेती है। अगर कस्टमर परचेज ऑर्डर जनरेट कर दिया है, तो कंपनी कोर्ट में जा सकती है कि आपने परचेज ऑर्डर दिया और फिर कैंसिल कर रहे हो। कैंसिल कर रहे हो तो अगर चार्ज लेना है या कुछ भी उसका जो भी पड़ेगा, वो आपको करवाना पड़ेगा। तो ये परचेज ऑर्डर जनरेट करेगा, कौन करेगा, कस्टमर करेगा कंपनी को। जब परचेज ऑर्डर मिल गया, तो कंपनी क्या क्रिएट कर रही है, सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर का टी कोड क्या है, VA01। डिलीवरी, जब सेल्स ऑर्डर बन गया तो उसको सामान भी भेजना है, तो उसके लिए क्या क्रिएट करेंगे, डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी का टी कोड क्या है, VL01N। ठीक है। डिलीवरी के बाद शिपिंग करते हैं, शिपिंग का टी कोड है VT01। देन हम बिलिंग करेंगे और तब इनवॉइस करेंगे। एनी डाउट इस वाले प्रोसेस में? इस वाले प्रोसेस में आप सिर्फ बोल रहे हैं कि सिर्फ परचेस ऑर्डर है जो कस्टमर के थ्रू होता है, बाकी सारा कंपनी के थ्रू होता है। क्या क्या, फिर से? जैसे कि अभी आपने बोला ना कि परचेस ऑर्डर सिर्फ है जो कस्टमर के थ्रू होता है, बाकी सारा कंपनी करता है, जैसे कि परफेक्ट, परफेक्ट। इंक्वायरी, सिर्फ कोटेशन। परचेज ऑर्डर जो है, वो कस्टमर बना करके और कंपनी को दे रहा है, रेस्ट ऑल कंपनी बाकी बनाएगा।
यहाँ पे सबका डिफिनेशन है। इंक्वायरी हम ऑलरेडी बता दिए, व्हाट इज इंक्वायरी। जब भी अगर कस्टमर कुछ इंक्वायरी करता है अबाउट द प्रोडक्ट, तो कंपनी क्या करेगी, इंक्वायरी क्रिएट करेगी। ये क्या है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इंक्वायरी में क्या क्या रहता है, कस्टमर डिटेल, मटेरियल डिटेल, दैट्स इट, एंड वैलिडिटी पीरियड। अच्छा ठीक है। कोटेशन, वैलिड पीरियड एक्चुअली रहता है कोटेशन में। इंक्वायरी का कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होता है, कोटेशन का वैलिडिटी पीरियड होता है। कोटेशन में वैलिडिटी पीरियड इसलिए होता है कि सपोज आपने मंगाया कि ठीक है 100 टीवी का क्या प्राइस पड़ेगा, तो 50,000 रुपये पर पीस। लेकिन वो 50,000 आप 5 साल बाद आओगे कि 5 साल बाद की आपने बोला था 50,000 रुपये करके तो आप मुझे टीवी दे दो, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। इसलिए कोटेशन का क्या होता है, हमेशा वैलिडिटी पीरियड होता है। कोटेशन का मेन इंपोर्टेंट चीज होता है वैलिडिटी पीरियड। ये ठीक है। कोटेशन, सी, इंक्वायरी में क्या क्या रहेगा, सिर्फ कस्टमर का डिटेल, मटेरियल का डिटेल, क्वांटिटी, दैट्स इट। कोटेशन में क्या रहेगा, सारा कुछ रहेगा जो ऑर्डर में रहता है, वो सारा कुछ रहेगा। किस, कौन सा कस्टमर है, कौन सा मटेरियल है, किस प्राइस पे है, क्या उसका वैलिडिटी पीरियड है, टर्म एंड कंडीशन की, और भी अगर किसी टर्म एंड कंडीशन है, सारा कुछ कोटेशन में मेंशन रहेगा। सेल्स ऑर्डर क्या है, सेल्स ऑर्डर कंफर्म सेल्स ऑर्डर है। इससे पहले जितना भी इंक्वायरी और कोटेशन क्या था, प्री सेल्स डॉक्यूमेंट है, और सेल्स ऑर्डर एक्चुअल सेल्स ऑर्डर है। सेल्स ऑर्डर में जो भी कोटेशन में है वो सारा कुछ सेल्स ऑर्डर में रहेगा। डिलीवरी को 3 पार्ट में एक्चुअली, डिलीवरी जब हम क्रिएट करते हैं तो डिलीवरी हम 3 पार्ट, 3 एक्टिविटी आई कैन से, कि 3 एक्टिविटी डिलीवरी के टाइम में करते हैं। पिकिंग, पैकिंग और पीजीआई। पिकिंग मतलब क्या होता है कि सपोज स्टोर में कोई सामान रखा हुआ है, तो मुझे जैसे हम वहां से लाना, सपोज अगर हम भारी मशीनरी की बात कर रहे हैं जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी एरिया पे रहती है, तो उसको पिक पिक करना इतना इजी नहीं होता। ऐसा नहीं कि जैसे टीवी का अगर हम एग्जांपल दें, तो जाएगा 2 मिनट में लेके आ जाएगा, तो पिकिंग का टाइम नहीं रहेगा, उसमें जीरो रहेगा। लेकिन अगर कोई भारी मशीनरी है, उसको वहां से इकट्ठा करने में, सपोज अलग अलग है, उसको एक जगह लाना है, तो जो टाइम लगेगा उसको कहाँ से हम मैनेज करेंगे, उसको हम मैनेज करते हैं पिकिंग टाइम में। पैकिंग मतलब अब उस मटेरियल को भेजने से पहले हमको पैक करना है। जैसे आप अगर बड़ी बड़ी मशीन की बात करो, तो वो कार्टन से नहीं, लकड़ी के उसमें फ्रेम बना होता है, या लोहे का फ्रेम बना होता है, उसके अंदर पैक करके तब भेजा जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो उन सब टाइम को मैनेज करने के लिए कहाँ किस में देखते हैं, पैकिंग में। तो और पीजीआई मतलब एक्चुअल हम सिस्टम को बता रहे हैं कि मटेरियल हमारे यहाँ से डिलीवर हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीजीआई, पोस्ट गुड इशू। ये पोस्ट गुड इशू वन ऑफ द मेन एक्टिविटी है इन डिलीवरी। जब भी हम डिलीवरी क्रिएट करते हैं तो पीजीआई मेन एक्टिविटी है। जब हम पीजीआई करते हैं तभी सिस्टम जो है स्टॉक को, स्टॉक का मूवमेंट करता है। स्टॉक का मूवमेंट मतलब हमारे स्टॉक में कितना था पहले से, और कितना हम बेच दिए तो अब कितना बचा हुआ है, उस हिसाब से वो स्टॉक को प्लस माइनस करेगा, करेक्ट। तो वो जो प्लस माइनस करता है वो पीजीआई के हिसाब से करता है। हम पिकिंग और पैकिंग करेंगे तो स्टॉक को वो घटाएगा बढ़ाएगा नहीं। जब भी हम पीजीआई करेंगे तब मेरा स्टॉक का मूवमेंट हो। इनवॉइसिंग, जैसे ही हम पीजीआई करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम जनरेट कर देगा कि इसको बिलिंग करना बाकी है। जैसे जैसे अगर सपोज आपने सामान भेज दिया, पीजीआई कर दिया, अब बिलिंग करना आप भूल गए, तो ये तो कंपनी के लिए घाटा हो जाएगा, करेक्ट। तो कहीं तो ऐसा पता होना चाहिए कि हमने कितना सामान भेज दिया है और जिसका हमने बिल नहीं किया है, तो वो एक रिपोर्ट जनरेट होता है, बिलिंग ड्यू लिस्ट। उस बिलिंग ड्यू लिस्ट से निकाल करके और हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, रवि? रवि, इज इट ओके? अच्छा, लगता है माइक खराब है, नो इशू।
आ, अभी हम क्या करते हैं, जब भी हम इनवॉइस जनरेट करते हैं तो सिस्टम क्या करती है, अकाउंटिंग एंट्री जनरेट करती है। जब भी हम अकाउंटिंग एंट्री एक्चुअली जब सामान मूवमेंट भी होता है उस समय भी अकाउंटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग। लेकिन जब हम बिलिंग जनरेट कर रहे हैं, जब हम इनवॉइस जनरेट करते हैं तो भी एक अकाउंटिंग एंट्री होती है। जो फाइनेंस से, जैसे नीलम को पता होगा कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो दो अलग अलग लेजर में लिखा जाता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और दोनों को सम जो है पीएनएल। जीरो होना चाहिए, करेक्ट है। पीएनएल उसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, उसमें क्या होता है, कुछ अगर बताओ उसको एक डिटेल। साइड होता है कि जहां से आपका सामान जा रहा है और उसके बदले वो कितना आ रहा है, वो दोनों उसमें ये होता है अपडेट। तो फाइनेंस का एक मेन फंडा होता है कि टोटल आपका जीरो होना चाहिए। मतलब अगर आप सामान बेच रहे हो तो दो अलग अलग लेजर में लिखेगा, एक तरफ प्लस में लिखेगा एक तरफ माइनस में, मतलब कितना का सेल हुआ कितना बाकी है, तो दोनों को जब जोड़ेगा तो वो जीरो हो जाएगा, कुछ ऐसा एंट्री होती है, करेक्ट। हम्म। तो यहाँ पे एक रहेगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। डेबिट मतलब हमको सम पैसे लेने हैं, और क्रेडिट मतलब कंपनी कस्टमर को देगी या मतलब देना। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि दो डिफरेंट जीएल अकाउंट में एंट्री होती है, उस जीएल, एक जीएल का क्या नाम है, कस्टमर अकाउंट, और दूसरा जीएल का नाम है रेवेन्यू अकाउंट। कस्टमर अकाउंट क्या होगा, जो कस्टमर के लिए अकाउंट में होगा, जैसे किस किस कस्टमर ने कितना पैसा, कितना सामान लिया है, या कितना का सामान लिया है, या कितना पैसा देना बाकी है, वो कहाँ देखेगा कंपनी, वो जिस जीएल में देखेगा, वो उस जो जिस अकाउंट में देखेगा उसको जीएल बोलते हैं, जनरल लेजर। ठीक है, तो वो उसका नाम कौन सा, कस्टमर अकाउंट, अकाउंट कौन सा जीएल रहेगा, वो जीएल रहेगा आपको कस्टमर अकाउंट। और रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू एक्चुअली रहेगा कंपनी का अपना, मतलब कंपनी अपने यहाँ देखेगा कि क्या मेरा अकाउंट जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, वी हैव थ्री काइंड ऑफ इनवॉइस, इनवॉइसेस भी तीन तरह का होता है, कॉमर्शियल इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस, और एक्साइज इनवॉइस। कॉमर्शियल इनवॉइस का क्या है, कॉमर्शियल इनवॉइस मतलब नॉर्मली जो सेल्स होता है वो उसको क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस मतलब एज इट इज कॉमर्शियल इनवॉइस ही रहेगा, लेकिन उसमें हम प्राइस नहीं लेंगे। जैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे रहे हैं, कोई सामान डिलीवर, कोई सामान खराब हो गया, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके बदले में हम उसको दे रहे हैं, तो हम दोबारा पैसे तो लेंगे नहीं। तो उस समय हम कौन सा जनरेट करेंगे इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करेंगे। या किसी को सैंपल के लिए हम दे रहे हैं, देखते हो डॉक्टर के पास जाता है तो बहुत सारी दवाइयां सैंपल में के लिए रखा होता है, तो वो जो सैंपल देगा उस समय भी हम पैसे नहीं लेते हैं। तो जो हम इनवॉइस जनरेट करेंगे तो क्या करेंगे, परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करेंगे। अगर हम परफॉर्मा इनवॉइस ना करके अगर कमर्शियल इनवॉइस करते हैं तो हमारा, हम टैक्स भरना पड़ेगा। तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपने बेचा है या ऐसे ही फ्री में दिया है, तो वो पता सरकार पता करती है इनवॉइस के टाइप से, हिसाब से। अगर आपने परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट किया है मतलब आपने पैसा नहीं लिया है तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और एक्साइज इनवॉइस, जहां पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिनेरियो होता है वहां पे हम एक्साइज इनवॉइस यूज करते हैं। ठीक है, ये सेम उसी का कोट लिखा हुआ है, आप इन सबको पढ़ना। अच्छा, एक और चीज है कि जब हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो इतना सारा एक्टिविटी सिस्टम बैकग्राउंड में परफॉर्म करती है। ये सारा एक एक टॉपिक है, ये आगे चल के हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इसको मगअप करना है, हम सिर्फ उसको हिंट्स दे दे रहे हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, सो दैट कि आप इसको मगअप कर सको, याद कर सको। पहला जो करता है वो है पार्टनर डिटर्मिनेशन। पार्टनर डिटर्मिनेशन में क्या होता है, पार्टनर मतलब यहाँ पे हम जब भी पार्टनर की बात करेंगे तो चार तरह के पार्टनर होते हैं। लेट मी सी,
पार्टनर चार तरह का होता है, सोल टू पार्टी, शिप टू पार्टी, बिलिंग, बिल टू पार्टी, बिल टू पार्टी एंड पेयर। सोल टू पार्टी जो है मेन होता है, मेन मेन अगर हम बोले मेन पार्टनर फंक्शन, तो हमारा सोल टू पार्टी होता है। ये कौन सा होता है? ये वो पार्टी है जिसने ऑर्डर प्लेस किया है। सोल टू पार्टी किसको कहेंगे? सोल टू पार्टी मेन पार्टनर फंक्शन होता है जिसने कंपनी को ऑर्डर दिया है। ठीक है। शिप टू पार्टी क्या है? शिप टू पार्टी होता है वेयर नीड टू शिप द गुड, जहां पे जिस एड्रेस पे मुझे सामान भेजना है उसको हम क्या बोलेंगे? शिप टू पार्टी। आपने फर्स्ट में क्या बोला था? जो सोल जिसने टू ऑर्डर पार्टी। प्लेस किया, मतलब जिसने ऑर्डर वो दिया। तो कस्टमर हुआ ना, फिर मतलब कस्टमर। कस्टमर ही जो देता है ये ना। चारों के चारों कस्टमर ही है। मैं अच्छा। एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली जैसे हम एच डी एफ सी बैंक, सपोज एच डी एफ सी बैंक क्या है? एच डी एफ सी धनबाद को, एच डी एफ सी धनबाद के ब्रांच में 4 एसी लगाना है। तो तुमको क्या लगता है कि धनबाद वाला ब्रांच जो है डायरेक्ट ऑफिस में किसी भी एसी दुकान में जाएगा और खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा। वो क्या करेगा? एच डी एच डी एफ सी जहां पे भी इसका मेन ऑफिस होगा, सपोज अगर इसका मुंबई में है, तो ये मुंबई को बताएगा कि हमको 4 एसी चाहिए। एच डी एफ सी धनबाद जो है, एच डी एफ सी डीएचएन जो है धनबाद वाले, मुंबई को बताएगा, मुंबई का जहां पे भी मेन ब्रांच होगा, मेन ब्रांच को बताएगा कि हमको 4 एसी चाहिए। मेन ब्रांच वाला, अदरवाइज क्या होगा कि जिसको जिसको भी एसी कुछ भी खरीदना है वो डायरेक्टली जाएगा और कुछ भी खरीद लेगा। तो कंपनी को कंट्रोल कहाँ से रहेगा? इसलिए कंपनी कैसे डील करती है कि अगर कोई भी जैसे कुछ भी, ये तो सिंपल है, किसी में भी बीसीसीएल में भी अगर किसी एरिया को कुछ चाहिए होता है तो डायरेक्ट नहीं खरीदेगा, वो हेड ऑफिस को बताएगा, हेड ऑफिस खरीदता है। तो इसने क्या किया, धनबाद वाला मुंबई को बोला कि हमको 4 एसी चाहिए। तो मुंबई वाला क्या करेगा? मुंबई वाला ऑर्डर प्लेस करेगा, मुंबई वाला वेंडर खोजेगा कि कहाँ पे एसी हमको सस्ता मिलेगा, और मुंबई का बंदा एसी भेजवाएगा धनबाद में। तो इस केस में ऑर्डर कौन प्लेस कर रहा है? इस केस में ऑर्डर कौन प्लेस कर रहा है? मुंबई वाला। इसमें ऑर्डर प्लेस मुंबई कर रहा है वाला। मुंबई वाला। तो ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा सोल टू पार्टी। सोल टू। और सामान कहाँ जा रहा है? सामान जा रहा है धनबाद के धनबाद। एचडीएफसी ब्रांच में। तो ये डिलीवर। हो गया हाँ, तो तुम्हारा डिलीवर। शिप टू पार्टी, है ना? अब आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, चलो धनबाद, धनबाद में ही कितने सारे एचडीएफसी का ब्रांच है? कम से कम 4-5 तो होगा ही। तो धनबाद का भी एक रीजनल, या धनबाद छोड़ दो, झारखंड का भी, ये तो ये मुंबई हो गया हेड ऑफिस, सारे इंडिया में जितना भी एचडीएफसी है उनका हेड रीजन हो गया, सॉरी हेड ऑफिस हो गया। लेकिन एक रीजनल ऑफिस भी रहेगा, रीजनल ऑफिस भी रहेगा। रीजनल ऑफिस कहाँ है? जो धनबाद का हेड, धनबाद नहीं, झारखंड का जो हेड ब्रांच है वो रीजनल ऑफिस रहेगा। वो कहाँ है? वो है रांची में। रांची से क्या हो रहा है, झारखंड का जितना भी एचडीएफसी है उसका रीजनल ऑफिस कहाँ है? रांची में। तो हमने क्या बोला, एचडीएफसी मुंबई ने क्या बोला कि आप 4 एसी भेजवा दो। कहाँ भेजवा दो? धनबाद के ब्रांच में। ठीक है। और जो आपका बिल है वो बिल कहाँ भेज देना? वो बिल भेज देना हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस। मेरा रीजनल ऑफिस कहाँ है? तो रांची में है। तो जो रांची वाला जो हो गया, ये क्या हो गया? बिल टू पार्टी। जिसको हम बिल भेज रहे हैं, बिल दे रहे हैं, वो हो गया हमारा बिल टू पार्टी।
ठीक है। अब पैसा कौन पे करेगा? इसने ऑर्डर दिया, यहाँ सामान गया, हमने इनवॉइस भेज दिया इसको, लेकिन पैसा कौन पे करेगा? तो पैसा वाला, सपोज अगर उसने बोला क्या कि पैसा आपको धनबाद ऑफिस ही देगा, जहां धनबाद आपने एसी दिया है वहां पे ही देगा आपको पैसा। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा पेयर। ये भी, ये फिर क्या हो जाएगा? जो भी पैसा देगा उसको भी हम क्या कहेंगे? वो हो जाएगा पेयर। डाउट क्लियर है कि सोल्टू पार्टी किसको बोलते हैं, शिफ्टू पार्टी किसको बोलते हैं, हिल्टू पार्टी किसको बोलते हैं, पेयर किसको बोलते हैं? पेयर में जो कस्टमर कोई डाउट? है। जब भी हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं तो हमारा मैंडेटरी दो चीज है। मैंडेटरी क्या है? सोल्टू पार्टी और शिफ्टू पार्टी। बाकी बिल्टू पार्टी और पेयर हम डिफाइन करते हैं कि कहाँ, वो हम डिफाइन करते हैं। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है, बिल्टू पार्टी और पेयर अवेलेबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम समझ लेगा कि ये जो सोल्टू पार्टी है सब कुछ यही है, क्योंकि मेन कस्टमर मेन कौन सा है? सोल्टू पार्टी। शिफ्टू पार्टी को सिर्फ मतलब है सामान रिसीव करने से। अगर बिल्टू पार्टी और पेयर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है मतलब सोल्टू पार्टी सारा रहेगा, एज ए बिल्टू भी रहेगा, एज ए पेयर भी रहेगा। इसलिए हम सोल्टू पार्टी को मेन कस्टमर बोलते हैं। अच्छा, 1 मिनट में हमको रीज्वाइन करना है, तो लेट्स रीज्वाइन द वंस अगेन।